अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी आप मुझे सुन सकते हैं, इट्स गुड। ये जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे। वो असल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो बच्चों सेम टाइम पर इसको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो बाद में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है और ज़्यादा आसान है जनाब। ठीक हो गया बच्चों? चले, आज के हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जनाब। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑडिट की डेफिनेशन को हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, और उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं जनाब। ठीक है, मैं बार बार पूछता रहूंगा, आप बिल्कुल बोर ना होइएगा जनाब कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? यस, शाबाश जुनेद। ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस चीज के बारे में ओपिनियन देनी होती है ऑडिटर ने? ऑडिटर ने बच्चों किस चीज के बारे में ओपिनियन देनी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और उसकी वर्डिंग क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ठीक है जनाब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ओके जी, रुक जाए बच्चों। सबसे लास्ट स्टेज है कि ऑडिटर ने सारा काम करने के बाद ओपिनियन देनी है। और ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू जनाब इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो आज मेरी बेसिक डिस्कशन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय ट्रू एंड फेयर व्यू एंड व्हाट इज मेंट बाय मटेरियल। ये मेरी दो डिस्कशन है जनाब आज के। लेकिन मैं इससे पीछे जाता हूँ जनाब। मैं इससे पीछे जाता हूँ। ओपिनियन देने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं ऑडिटर को अगर ओपिनियन फॉर्म करनी है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए जी? जी बच्चों, अगर ऑडिटर ने ओपिनियन फॉर्म करनी है उसके लिए उसे क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए। शाबाश, एविडेंस चाहिए। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एविडेंस। और मेरी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि एविडेंस कितना होना चाहिए? स्क्रीन पे क्या एब्रीविएशन में लिख दिया करें, सिर्फ पहला पहला वर्ड में समझ जाऊंगा जी। कितना एविडेंस चाहिए होता है जनाब? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो सबसे आखिरी स्टेज क्या है? ऑडिट रिपोर्ट यानी ओपिनियन देनी है, उसके लिए बच्चों चाहिए आपको एविडेंस। और एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। गुड हो गया बच्चों। और एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? शाबाश, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स, वेरी गुड बच्चों। तो ये आपको, और ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए पहली स्टेज होती है बच्चों प्लानिंग। कौन सी स्टेज होती है पहली? बच्चों बोले प्लानिंग। तो पूरा ये ऑडिट का ना एक आपको स्टेजेस पता चल गई। पहली स्टेज प्लानिंग, उस प्लान के मुताबिक आपने प्रोसीजर्स अप्लाई किए, प्रोसीजर्स के मुताबिक आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, और उस एविडेंस की बेसिस पर आपने ओपिनियन फॉर्म कर दी। ये है बच्चों ऑडिट का प्रोसेस। मैं अब आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि ऑडिट में जो हम ओपिनियन यूज कर देते हैं उसके लिए वर्ड स्टैंडर्ड है बच्चों। ऑडिट में हम कहते हैं कि जनाब जो ओपिनियन देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं व्हाट इज मेंट बाय ट्रू। और ऑडिट में याद रखिए यही वर्ड यूज होगा, कोई और आप वर्ड यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और जी, आपको क्या लगता है मैं बताता हूँ। ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स, ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स, ट्रू मीन्स फैक्चुअल, ट्रू मीन्स फैक्चुअल, fair mean, fair means अंडरस्टैंडेबल। ट्रू मीन्स फैक्चुअल और फेयर मीन्स अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फैक्चुअल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और बताएं बच्चों, इसको ट्रू एंड फेयर व्यू बनाने के लिए यानी फैक्चुअल और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हर कंट्री में क्या मौजूद होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट एप्लीकेबल
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है बताएंगे बच्चों को कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो एप्लीकेबल है पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, बताएंगे कौन कौन से हैं? शाबाश। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या आईएफआरएस, ठीक है। और दूसरा कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, उसका फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये मुझे बताएंगे बच्चों, आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो आईएफआरएस होते हैं, ये कौन बनाता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने डेवलप किए हुए हैं? जी बच्चों बताएगा। ये तो आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये ये इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ये तो एक कमेटी है ना उस ऑर्गेनाइजेशन की। मेन ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों आईफैक। आईफैक, आईफैक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कमेटी। अब सुनिएगा बच्चों, आप चैट रोक दें, आप क्वेश्चन आंसर के देना रोक दें। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स कमेटी, ये बच्चों पूरी दुनिया में एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जितनी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज है इसकी मेंबर है। पाकिस्तान से जो आई कैप है वो इसकी क्या है, एक मेंबर बॉडी है जनाब लटान। तो इसका प्राइम काम बच्चों क्या होता है? इसका प्राइम काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, इसका प्राइम काम है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, इसका प्राइम काम है कोड ऑफ एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बनाना, और ये फिर पब्लिश कर देते हैं। और जो जो बेसिकली मेंबर बॉडीज है इसकी, वो फिर अपनी कंट्रीज को कन्विंस करती हैं। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट किया हुआ है बड़ी कंपनीज के लिए जनाब, ठीक है। तो जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना कुछ, तो वो क्या देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है उसके मुताबिक बनी है या नहीं है, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इस तरीके से बनाए जाते हैं बच्चों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू मीन सही, अगर सेल 100 रुपए की है तो 100 रुपए ही शो करवाएं। फेयर मीन, आपको पता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं है? तो बताएं बच्चों। जी बच्चों, एक फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अकाउंटिंग के अंदर, मौजूद है ना बच्चों? जी बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मौजूद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? दे आर फैक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यही तो ऑल्टर ने जाके चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं कि आया वो सही है, और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सॉरी मुताबिक बनाए गए हैं या नहीं। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों ट्रू एंड फेयर व्यू। जी, अब मुझे बताएं, अब मैं जरा थोड़ी सी डिस्कशन को ना दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब तो बता दिया। अब मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है, मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट होती है बच्चों, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट मौजूद होगी तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। बच्चों मिसस्टेटमेंट क्या होता है? मिसस्टेटमेंट कैन आइदर बी अ फ्रॉड, misstatement can either be a error, misstatement can either be a fraud, misstatement can either be a error, ठीक है। misstatement fraud भी हो सकती है, error भी हो सकता है। fraud क्या होता है बच्चों? fraud क्या होता है? fraud क्या होता है बच्चों? fraud, fraud क्या होता है? उर्दू ना बताएं, उर्दू ना बताएं बच्चों, fraud की डेफिनेशन बताएं, ठीक है। fraud क्या होता है बच्चों? ठीक है जनाब, जो इंटेंशनल होता है, शाबाश, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, फ्रॉड मींस इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज, इलीगल एडवांटेज, ठीक है। तो इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है। तो मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, एरर की वजह से हो सकती है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड फ्रॉड की वजह से भी हो सकते हैं और एरर की वजह से भी हो सकती है जनाब। अब मुझे एक बात बताएं, फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है या एरर को? जी बच्चों, फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है या एरर को?
जी, मिक्स राय आ रही है बच्चों। फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। देखिए, अगर तो गलती हुई है वो तो मैनेजमेंट भी खुद बता देगी। फ्रॉड तो प्लान्ड होता है, जानबूझ के किया जाता है, बड़े प्लान्ड तरीके से क्या होता है, हर चीज फेक डॉक्यूमेंटेशन की होती है जनाब। इसलिए बच्चों फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एरर। ओके। बच्चों फ्रॉड की दो टाइप्स होती हैं। फ्रॉड की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और दूसरी टाइप है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। हमने डिस्कशन कहां से शुरू की? ट्रू एंड फेयर व्यू मींस दे आर फैक्चुअल, दे आर अंडरस्टैंडेबल, इट मींस दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इस डिस्कशन को मैंने खत्म किया। फिर मैंने बात की कि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है नॉट मिसलीडिंग, ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है हैविंग नो मिसस्टेटमेंट। फिर मैंने समझाना शुरू कर दिया मिसस्टेटमेंट क्या होती है। मिसस्टेटमेंट मीन फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। अब मैं कह रहा हूँ फ्रॉड की दो टाइप्स होती है बच्चों। एक को कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन, जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन, और एक होती है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। फ्रॉड की दो टाइप्स बच्चों, ये एग्जाम में आ चुके हैं दो दो नंबर के। ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है बच्चों, बताता हूँ। मैनिपुलेशन क्या होती है? सेल्स थी 100 मिलियन की, आपने इसको 150 मिलियन दिखाया हुआ है। इसको कहते हैं मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना, लफ्ज क्या बोला? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के भिजवा रहे हैं वो फ्रॉडुलेंट है, वो मैनिपुलेटेड है। तो सेल्स को ओवर स्टेट किया हुआ है या अंडर स्टेट किया हुआ है, दैट इज व्हाट मैनिपुलेशन, दैट इज व्हाट मैनिपुलेशन। बच्चों एक दो और एग्जांपल देंगे मैनिपुलेशन या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की? जी बच्चों, कोई एग्जांपल देगा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की? शाबाश। एसेट्स ओवरस्टेट किए हुए हैं, प्रॉफिट अंडरस्टेट किया हुआ है, रेवेन्यू ज्यादा दिखाया हुआ है, एक्सपेंसेस कम से ज्यादा दिखाए हुए हैं। यस, दे ऑल आर द पॉइंट। क्या है जनाब? इंटेंशनली अगर ये किया हुआ है, डिस्क्लोजर्स गलत दिए हुए हैं। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, डिस्क्लोजर्स गलत दिए हुए हैं, दैट इज आल्सो व्हाट मैनिपुलेशन। अब आते हैं सेकंड फ्रॉड के टाइप्स को, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। बच्चों इसमें बुक्स बिल्कुल ठीक होती है, इसमें बुक्स बिल्कुल ठीक होती है। ये फ्रॉड की टाइप है जिसको हम कहते हैं मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मसलन कंपनी के एसेट्स हैं और एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, ठीक है, उसको पर्सनल यूज में कर रहे हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, एसेट चोरी कर लिया, ठीक है, स्टाफ ने एसेट चोरी कर लिया, तो इसको मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मिस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कोई और एग्जांपल दे सकता है मैं मिस अप्रोप्रिएशन की बच्चों? जी, यस, कंपनी का फोन, कंपनी का कॉल अब पर्सनल यूज में कर रहे हैं, कैश की थेफ्ट कर ली। वेरी गुड बच्चों, बहुत जबरदस्त जनाबेला। ठीक है, अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो बच्चों यही तो एग्जाम में आता है कि मैनिपुलेशन किसको कहते हैं, चार एग्जांपल दे। मिसअप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं, इसकी चार एग्जांपल दे। मैं और एग्जांपल देखता हूँ जनाबेला। प्रिंटर यूज कर लिया, प्रिंट निकाल लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाबेला। बिजनेस की प्रॉपर्टी को पर्सनल, व्हीकल को पर्सनल यूज में कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त जा रहे हैं जनाबेला। डन हो गया जनाबेला। ओके जी, आगे चलते हैं। तो आप लोगों को जवाब देना है, मैनिपुलेशन और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का फर्क समझ आ गया बच्चों? अगर समझ आ गया तो रिप्लाई करें मुझे। गुड हो गया बच्चों, शाबाश शाबाश। मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी का अगर क्वेश्चन मिस हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ चैट बॉक्स मेरे सामने हो, अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, मैं अफ्तारी के बाद इसको देख लेता हूँ और आपको जवाब भी दे दूंगा। कल कुछ बच्चों ने पूछा था तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। ठीक है जी, कल के टॉपिक के हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कुछ भी क्वेश्चन हो जाए। ओके जी, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की ना मैं एक बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ, वो आप नोट कर लें। दैट इज कॉल्ड टीमिंग। टीमिंग, TEEMI, टीमिंग एंड लेडिंग। टीमिंग एंड लेडिंग, इसमें होता पता है क्या? ठीक है जी, इसमें इसमें एम्प्लाई पता है क्या करता है जनाब? पहला
ओके जी, ओके जी, ओके। मैं ग्रुप के अंदर मैं नंबर मौजूद है बच्चों, देख लीजिएगा। मजीद भी मैं शेयर कर लूंगा जनाब। ओके, टीमिंग एंड लीडिंग जनाब, मिस अप्रोप्रिएशन के कॉमन एग्जांपल इसमें पता होता है क्या। फर्ज करें कस्टमर ने कैश दिया, कैश इन हैंड आया मैनेजर के पास। आज क्या डेट है जनाब, आज डेट है 1 मई। उसने उसको 1 मई को अपनी पॉकेट में रखा, कोई पूछने वाला नहीं था। जब फ्रॉड बच्चों उस वक्त होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स नहीं होते, सिस्टम नहीं होता। तो उस एम्प्लॉय ने क्या किया, वो पैसे अपने जाती इस्तेमाल में किए। 10 तारीख को नेक्स्ट कस्टमर से जब पैसे आए ना, तो उसने यकम वाली पोस्टिंग कब की, 10 तारीख को की। और 10 तारीख वाले कस्टमर वाले पैसे खुद यूज करना शुरू कर दिए। फिर पैसे आए 18 मई को जनाब, उसने 18 को कौन सी पोस्टिंग की, 10 मई वाली, और 18 मई वाले पैसे फिर यूज करना शुरू कर दिए। तो यूं एक खास अमाउंट वो सारा साल यूज करता रहा और एट द एंड उसने चीजें ठीक कर दी। तो दैट इज आल्सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ओके करे बच्चों, जी बच्चों ठीक हो गया। बच्चों ऑडिट ना थ्योरेटिकल है तो बोर हो जाते हैं लोग। तो अगर मैं आपसे जान जान के इसलिए पूछ रहा होता हूँ ताकि आप लोग इन्वॉल्व रहे, तो प्लीज रिप्लाई कर दिया करें। जी बच्चों ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। ओके, अब हमने समझ लिया फाइनेंशियल, और इसके लिए वर्डिंग बच्चों स्टैंडर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। अगर हम ऑडिट की स्टेजेस देखें तो हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को भी थोड़ा सा समझा, एविडेंस पे अभी बात नहीं की, फिर हमने ओपिनियन पे बात की बच्चों। और कल हमने पढ़ा था कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स पढ़े और उसकी कुछ कुछ रिकमेंडेशंस पढ़ी जनाब बच्चों। ओके जी, अब मैं आगे चलता हूँ जनाब। हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल। ठीक है जी, यस। लैपिंग, डिलेइंग अकाउंटिंग, यस दिस दैट इज आल्सो अ फ्रॉड। उमर बिल्कुल फ्रॉड है ये। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रॉड है जनाब कि अगर आप कोई अकाउंटिंग को डिले करते हैं जनाब। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल, बताएं बच्चों सब, इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। जी, व्हाट इज मेंट बाय मटेरियल, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा मटीरियलिटी। आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट मटीरियलिटी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल। जी बच्चों, जी सलीम कहते हैं विच इम्पैक्ट द डिसीजन, दैट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। शाबाश, शाबाश, दैट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। पहले तो ये बताएं, अकाउंटिंग में पता है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपने पढ़ा था कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, अप्रूवल, और वहीं पे आपने पढ़ा था मटीरियलिटी। ठीक है, मटीरियलिटी क्या, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक ना भी हो कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली ठीक होना चाहिए। और मटीरियलिटी का मतलब हमने पढ़ा था कि वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सके। इतनी मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो सके बच्चों। ठीक है, ठीक है, वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट विच कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। याद करें थोड़ी सी अकाउंटिंग, होता क्या था कि आपने फर्ज करें, सपोज दैट आपने एक कैलकुलेटर परचेज किया, बिजनेस ने एक कैलकुलेटर परचेज किया। बच्चों, हम इसे एसेट बनाते थे एक्सपेंस। जी बच्चों, एसेट बनाते थे एक्सपेंस, एक्सपेंस बनाते थे। हालांकि उसका फायदा तो, वो कैलकुलेटर तो खुदा का नाम ले, एसेट वाला कौन है बच्चों, एक्सपेंस बनाते थे। ठीक है, यस, ड्यू टू इमटेरियल अमाउंट, वेरी गुड। ऐसे ही होता था ना, हम कहते थे खैर है, हालांकि उसका फायदा तो कई सालों तक होता था, वो कैलकुलेटर तो कई सालों तक चलता था। लेकिन अगर वो 200 का है तो आप उसे एसेट दिखा दें तो भी कोई एसेट्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। तो व्हाट इज मटेरियलिटी, वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट which can affect the economic decision of the user is called materiality. ओके बच्चों, अभी रुक जाए जी। उमर, इस ओपिनियन क्या होती है, कैसे देनी है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, देखते जाएं आप। ठीक है, ठीक है।
आप हमने मटीरियलिटी अगर यस अगर मिसस्टेटमेंट उस मटीरियल नहीं है, अगर मिसस्टेटमेंट उमर आप भी जवाब दें बाकी भी जवाब दें, अगर मिसस्टेटमेंट मटीरियल नहीं है तो ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स। उसने तो यही कहना है क्योंकि उसने इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन नहीं देनी होती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको ऑडिट का स्कोप भी पता चल गया कि ऑडिटर ने किस हद तक जाके मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना है और किस हद तक उसने ओपिनियन देनी है। यहाँ तक ओके करें बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है, तो हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढना और उसके बारे में ओपिनियन देनी है कि आया ये देखें ऑडिट में या तो ट्रू एंड फेयर व्यू का लफ्ज यूज होता है ओपिनियन के लिए या प्रेजेंट फेयरली, ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंट फेयरली का लफ्ज यूज होता है जनाब। तो मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक नहीं बना सकती, कोई मसला नहीं है, मटीरियल ही ठीक होनी चाहिए और यही जाके ऑडिटर ने ढूंढना है जनाब। रेहान कहते हैं जनाब मटेरियल लिमिट कौन डिसाइड करता है? बच्चों आप बताएं। एक क्वेश्चन आया जी कि ये मटेरियलिटी लेवल कौन सेट करता है? जी बच्चों, ये मटेरियल क्या होगा और क्या इमटेरियल होगा? सही है जनाब पहला जी, कौन डिसाइड करेगा ये? मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस गिवन इन आईएसए। अच्छा जी, नेचर ऑफ बिजनेस। चले आप रुक जाएं। ऑडिट कौन कर रहा है? ऑडिट कौन कर रहा है बच्चों ये बताएं। ऑडिटर, ऑडिट कौन कर? ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिटर ने ही फैसला लेना ना कि व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज इमटेरियल। कल को वो फिर इसको डिफेंड भी तो करेगा ना। तो मैनेजमेंट तो बहुत छोटी या बहुत बड़ी अमाउंट को मटेरियलिटी लेवल सेट कर सकती है ना बच्चों। तो इसलिए ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेट मटेरियलिटी लेवल। और आप आगे आगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक गाइडलाइन मौजूद है कि अगर फर्ज करो प्रॉफिट्स, नहीं जी स्टैंडर्ड मेंशन नहीं करता, ठीक है बेटा आमना, स्टैंडर्ड मेंशन नहीं करता जनाब पहला, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जैसे डॉक्टर पेशेंट देख के फैसला करता है ना कि इसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, और ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट वेरी भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट वेरी भी कर सकता है लेकिन जनरली सही है जनाब बेला। ठीक है जी, मटीरियलिटी लेवल उमर पता नहीं आपका क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, अच्छा, तो मटीरियलिटी लेवल कौन सेट करेगा बच्चों? ऑडिटर। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मैं आपको जनरली बता देता हूँ पूरी दुनिया के अंदर अगर प्रॉफिट्स में, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5% से ज्यादा मिसस्टेटमेंट हो जाए तो जनरली दैट इज कंसीडर्ड एज मटीरियल। ये पूरी दुनिया में जो बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं, ये एक जो कंसेंसस है वो ये है। तो नॉर्मली फिर ऑडिटर, सारे ही ऑडिटर यही मटीरियलिटी लेवल सेट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मटीरियलिटी पे और बात भी करूंगा। यहाँ तक ओके है तो मैं बात को बच्चों आगे कंटिन्यू करूं। गुड हो गया, गुड हो गया बच्चों, ठीक हो गया जनाब, शाबाश। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं उस पेज पे नहीं लेके जाऊंगा अभी नोट्स के, मैं आपसे सवाल करूंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये ओपिनियन दे, अगर सपोज आप ऑडिटर हैं और मैं शेयर होल्डर हूं और आपसे क्या कहूं कि मुझे क्या ओपिनियन चाहिए, सुनिएगा तवज्जो से। मैं आपसे कहता हूं कि जनाब मुझे ओपिनियन दे क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं दोबारा बोलता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। मटेरियल का लफ्ज उड़ा रहा हूं, मैं आपसे ओपिनियन डिमांड कर रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो क्या ये ओपिनियन दी जा सकती है या नहीं? ठीक है, मैं आपको जनाब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सोचें। अजान का वक्फा करते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम ब्रेक करेंगे, 1 या 2 मिनट के लिए। आप इतने सोचें कि अगर मैं आपको कहता कि जनाब आप ऑडिटर हैं और क्या ओपिनियन दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, इज दैट पॉसिबल और नॉट? अगर मुमकिन नहीं है तो इसकी रीजन सोचें बच्चों। ठीक है, इसके मैं 1 से 2 मिनट के बाद कंटिन्यू करता हूं।
जी बच्चों, सोच लिया आपने? जी, मैं आपके रिप्लाई देखता हूँ जनाब अला, कि आप लोग क्या कहते हैं जनाब? अच्छा जी, फिर मिसिकॉज़ मिसस्टेटमेंट मटीरियल के बाद नहीं हो रही जनाब अला। ओके, नहीं है मुमकिन जनाब अला। अच्छा जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर फाइनेंशियल में सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लाइफ ऑफ एसेट इज़ अस्यूम्ड। ओह ग्रेट जी, शाबाश रेहान, ठीक है, यस। अगर आपको पहली बात तो इसको पता है बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब मैं उस पेज पे आ जाता हूँ आपके साथ। उसे इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एश्योरेंस बोलते हैं जनाब। तो याद रख लें ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। ऑडिट में एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है 100% एस्पेक्ट्स के बारे में आप एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है बच्चों? ले जनाब, मैं अब ऑडिट की डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। अब मैं अपने डिस्कशन को किधर लेके आ रहा हूँ कि क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है? अगर नहीं दी जा सकती तो फिर कौन सी एश्योरेंस दी जा सकती है बच्चों? वो होती है रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है बच्चों? अब मैंने ऑडिट की डेफिनेशन को पार्शियली रोक दिया है जनाब। अब मैं अपनी बुक के दूसरे वर्ड की तरफ आ गया हूँ जो मेरी बुक का टाइटल था, ऑडिट एंड एश्योरेंस। चलें जी, बच्चों मैं ये तो बाद में आपसे पूछूंगा कि 100% इन ऑल एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन दी जा सकती है या नहीं, इसको मैं थोड़ी देर में बाद में पूछता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं, व्हाट इज मेंट बाय एश्योरेंस? व्हाट इज मेंट बाय एश्योरेंस? जी, मैं आपका क्वेश्चन बॉक्स ओपन कर रहा हूँ जनाब। मैं देखता हूँ आप क्या जवाब देते हैं जनाब। व्हाट इज मेंट बाय एश्योरेंस जी? जी, डिफरेंस इन ऑडिट एंड एश्योरेंस देखते तो जाए ना। ठीक है, ऑडिट गिव रीजनेबल एश्योरेंस, पता नहीं क्या होता है, अभी हम समझेंगे फिर ही बात करेंगे जनाब। व्हाट इज मेंट बाय एश्योरेंस? गारंटी, जिम्मा लेना। अच्छा जी, ठीक है। सेटिस्फेक्शन, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। ओके 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 ओके, टू असर्टन समथिंग। गुड जी, शाबाश। अब रुक जाए जी, आप रुक जाए बच्चों, रुक जाए बच्चों। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बच्चों। अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी अगर आपको कोई बुलाता है और आपसे कहता है अश्योरेंस प्रोवाइड करें जी, अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें बच्चों, इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने ओपिनियन देनी है। अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि यू हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस का अभी मैं पूछने लगा था आपसे, पूछूंगा कि एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस में जो मेन फर्क है ना बच्चों, वो क्या है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट तो वो होता है ना दो पार्टीज के दरमियान जो एग्रीमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट में प्राइमरली क्या होता है? ओपिनियन देनी होती है। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में बच्चों ओपिनियन नहीं होती। तो अब मुझे बताएं, ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नॉन एश्योरेंस? जी बच्चों, ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट? जी, तो प्लीज जिन्होंने कुछ और लिखा था एश्योरेंस मीन इंटरनल कंट्रोल, नहीं ठीक कर लें। एश्योरेंस एंगेजमेंट इज दैट एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। और ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि एश्योरेंस की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, रीजनेबल और लिमिटेड। वो बाद में पढ़ेंगे कि ऑडिट रीजनेबल होती है, लिमिटेड। लेकिन ये पता चल गया एश्योरेंस, ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। जी, अब आपको थोड़ा सा ऑडिट और एश्योरेंस का फर्क भी समझ आया होगा। तो बताएं बच्चों, एश्योरेंस इज एन एंगेजमेंट जिसमें प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन देनी होती है, और ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ कि एश्योरेंस या ऑडिट? जी बच्चों, नहीं नहीं, दोनों में से कौन सा ब्रॉडर है? देखिए दोनों तो हो ही नहीं सकते ना। कौन सा कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है बच्चों? यस, शाबाश सलीम, एश्योरेंस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बच्चों। ऑडिट is one of the assurance engagement,
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जनाब, प्लीज बच्चों मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ। अश्योरेंस इज एन एंगेजमेंट जिसमें, रुक जाए, अश्योरेंस वो एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन देनी होती है। अच्छा, अगर मुझे, मैं मुल्तान से हूँ तो मैं मुल्तान में पाकर फर्टिलाइजर है, एक फर्टिलाइजर कंपनी है। अगर मुझे एक बात बता, मुझे फर्टिलाइजर कंपनी बुला के कहती है कि जी आप हमारे इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन को देखें और हमें ये बताएं कि इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन जो हम पर एप्लीकेबल होते हैं, क्या हमने उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लिए हुए हैं। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। पाक अरब फर्टिलाइजर एक फर्टिलाइजर कंपनी है मुल्तान में। ठीक है, अगर वो मुझे एज ए फर्स्ट करें बुलाती है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप आए और आप सिर्फ ये देखें कि हम इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं, मुझे बताएं क्या वो मुझसे ओपिनियन मांग रहे हैं कि नहीं। जवाब दें बच्चों, बच्चों जवाब दें। यस, वो मुझसे ओपिनियन मांग रहे हैं, तो अश्योरेंस हुई। बच्चों बोलें अश्योरेंस हुई ना। तो मुझे बताएं क्या ये एक्सटर्नल ऑडिट है, क्या ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट है। यस, तो अब आपको समझ आई होगी कि सारी एश्योरेंस ऑडिट नहीं होती, और लेकिन ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट तो हर वो एंगेजमेंट है जिसमें देखें पाकर फर्टिलाइजर ने मुझे एक स्पेशल असाइनमेंट दी और उस पर ओपिनियन मांगी, लेकिन वो एक्सटर्नल ऑडिट तो नहीं है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक्सटर्नल ऑडिट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट बट ऑल एश्योरेंसेज आर नॉट एक्सटर्नल ऑडिट, तो ठीक कह रहा हूं ना बच्चों। बोले बच्चों। यस, तो बच्चों एश्योरेंस तो किसी भी चीज के बारे में, फर्ज करें एक कंपनी हमें कहती है कि हमारे बिजनेस को देखें और आप हमें बताएं, ओपिनियन दें कि बिजनेस को कोई रिस्क तो नहीं है, तो बच्चों ये भी एश्योरेंस है, ये भी एश्योरेंस है, लेकिन ये कोई ऑडिट तो नहीं है ना जनाब। ठीक है, ओके, बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी बच्चों। जी बच्चों रिप्लाई करें। नसीब बताएं जी, समझ आ गई है कि assurance engagement is that engagement in which practitioner have to express an opinion। तो ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है जनाब, ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, अदर देन दैट अगर कोई कंपनी आपसे ऑडिट से हटके किसी चीज के बारे में ओपिनियन मांगती है तो वो भी एश्योरेंस होगी जनाब। ठीक है, क्लियर जी। तो आपको ऑडिट और एश्योरेंस का डिफरेंस उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एश्योरेंस में ऑडिट भी आ जाता है, एश्योरेंस में दूसरे मैटर्स भी आ जाते हैं जिसपे ओपिनियन देनी होती है। ओके, अब आते हैं हम किसकी तरफ बच्चों, नॉन एश्योरेंस की तरफ। नॉन एश्योरेंस वो एंगेजमेंट होती है जिसमें ओपिनियन नहीं होती। ठीक है, आपको पता ना ऑडिट फर्म सिर्फ ऑडिट नहीं करती बच्चों, बहुत सारी और सर्विसेज भी देती हैं। तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट होती है जिसमें ओपिनियन नहीं होती। तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों मुझे, बच्चों कोई नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल दे देंगे। स्ट्रेटेजिक लेवल के बच्चे हैं आप। जी बच्चों, शाबाश। कोई लीगल मैटर है, कोई कोर्ट केसेस हैं, कोई टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी है, कोई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया उसमें भी तो कोई ओपिनियन नहीं थी ना। आपने कोई बुक कीपिंग करनी है, आपने जनाब अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में हेल्प कर दी, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, ये सारी की सारी क्या है, इनमें बच्चों ओपिनियन नहीं है, तो ये कौन सी हुई, कौन सी एंगेजमेंट हुई। बोले बच्चों कौन सी एंगेजमेंट हुई। नॉन एश्योरेंस, शाबाश। कोई नहीं, एब्रीविएशन लिख दिया करें, मैं समझ जाऊंगा। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, गुड भाई। ठीक है, वैल्यूएशन आपने करके दिया, ये सारी क्या नॉन एश्योरेंस है जिसपे ओपिनियन नहीं होती बच्चों, स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई एटसेट्रा। अब आपको एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का फर्क समझ आ गया बच्चों, तो यस कह दें। मैं देख रहा हूँ जी कौन कौन यस कह रहे हैं। ठीक हो गया जनाब, गुड हो गया, शाबाश बच्चों। काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं जनाब। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स से देख सकता हूँ, हैंड रेस को नहीं देख सकता जनाब। ओके, चलें आगे चलते हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे क्या एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट।
बच्चों प्राइम एलिमेंट तो मैंने बता दिया, जिसकी बेस पे अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस का पता चलता है, वो है ओपिनियन। एश्योरेंस में ओपिनियन होगी और नॉन अश्योरेंस में ओपिनियन नहीं होगी। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का एक एलिमेंट तो मैंने आपके सामने लिख दिया, और वो क्या है, इसमें ओपिनियन लाजमी होगी। इसके बच्चों 4 कंटेंट्स और हैं, ये भी 5 नंबर का एग्जाम में आ चुका हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट लिखें। इसका पहला एलिमेंट है बच्चों थ्री पार्टी रिलेशनशिप। थ्री पार्टी रिलेशनशिप बच्चों, जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी, चाहे आप ऑडिट की एग्जांपल ले लें, इसमें 3 किरदार जरूर होंगे, इसमें 3 करेक्टर जरूर होंगे। और हम चेक करें कि क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 करेक्टर्स होते हैं। जी बच्चों, नंबर 1, ऑडिट में अगर आपसे पूछूं कौन कौन से किरदार मौजूद हैं, कौन कौन से करेक्टर मौजूद हैं, तो बताएंगे बच्चों? जी बच्चों, यस। अगर आपसे पूछूं तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट मैंने लिखा हुआ है, मींस ऑडिटर, इसको प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक करेक्टर होगा जिसने वो अश्योरेंस परफॉर्म करनी है। एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और एक होता है यूजर, जिसने आपके ओपिनियन को यूज करके फैसला करना होता है। तो कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी ना बच्चों, उसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप जरूर होगा। एक इंटेंडेड यूजर होगा, एक जनाब रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी जैसे मैनेजमेंट, इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, एंड प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन है, ऑडिटर जनरल। ओके बच्चों, अब मैंने दूसरी एग्जांपल ली थी आपके साथ, कौन सी, इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन पे ओपिनियन देनी थी। तो उसमें एक गौर कीजिएगा, प्रैक्टिशनर तो था ही था जिसने ओपिनियन, तो वहां पर इंटेंडेड यूजर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी दोनों सेम थे। तो पार्टी सेम हो सकती है लेकिन किरदार जरूर होंगे, क्योंकि वो काम ये सिर्फ अपने लिए करवा रहे थे बच्चों। डन। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप ओके है, समझ आ गया? जी बच्चों, 3 पार्टी रिलेशनशिप ओके। ओके जी। उसके बाद बच्चों याद रख ले, जो भी ओपिनियन होगी ना बच्चों, ठीक है, जो भी ओपिनियन होगी, इंटेंडेड यूजर कहते हैं जिसने इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है आपके ओपिनियन को। ओके, उसके बाद है बच्चों सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, वो बेसिकली मैटर जिसके बारे में प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन देनी है। बच्चों, आप मुझे कहते हैं सर बताएं मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, तो कोई इसका मतलब है आप पूछ रहे हैं कि मतलब आपके बारे में क्या है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, यानी कोई सब्जेक्ट मैटर होगा, कोई बात होगी तो जिसके बारे में ओपिनियन दी जाएगी ना बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑडिट पे अप्लाई करें तो ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या है, जिसके बारे में ओपिनियन देनी होती है। जी बच्चों, शाबाश रेहान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नौरीन बेटा शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहीमुल्लाह जनाबिला, ओके, ओके शाबाश शाबाश, वजाहत ठीक है, हाफिज नौमान, हाफिज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहाँ से आ गया भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके बारे में, तो देयर मस्ट बी सर्टेन सब्जेक्ट मैटर। ओ भाई, कोई बात कोई चीज होगी ना जिसके बारे में ओपिनियन देनी है, अगर कोई मैटर ही नहीं है तो आप अश्योरेंस कैसे देंगे? थर्ड, थर्ड वन, थर्ड वन इज सुटेबल क्राइटेरिया। सही है, थर्ड वन इज सूटेबल क्राइटेरिया। बच्चों, ओपिनियन देने के लिए आपको कोई ना कोई बेंचमार्क चाहिए होता है। अगर आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, अगर आप मुझसे पूछते हैं सर बताएं मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, सर बताएं मैं कैसे स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे पास अच्छे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे तो मैं अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है तो सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट आपके पास एक सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मैं अब इसको ऑडिट पे अप्लाई करूं तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू को एवेल्युएट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस हैं, उसको सामने रखते हुए मैं सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट करूंगा। दूसरी एग्जांपल मैंने एश्योरेंस की क्या दी थी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की कंप्लायंस। तो मैं इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन को देखूंगा और फिर फैसला करूंगा आया ये कंपनी कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद नंबर 4 कंटेंट क्या है बच्चों, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट
ऑडिट एविडेंस। नंबर 4 क्या जी, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप मानते हैं जी विदाउट एविडेंस आपकी ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं होगी, एग्री करते हैं कि नहीं? जवाब दें, जल्दी से जवाब दें बच्चों। यस, तो इसका फोर्थ एलिमेंट है कि एविडेंस होना चाहिए, और एविडेंस भी कितना? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट क्या होता है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होता है विच सपोर्ट योर ओपिनियन। सफिशिएंट होता है कितना, क्वांटिटेटिव। अप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी। तो एविडेंस काफी भी होना चाहिए और क्वालिटी भी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। डन जी। तो बच्चों ये थे एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। कोई भी अगर अश्योरेंस एंगेजमेंट होगी उसमें ये एलिमेंट्स होना लाजमी है। मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, प्लीज इन एलिमेंट्स को रिवाइज करें, फिर मैं आगे बात करूंगा कि अश्योरेंस एंगेजमेंट के भी 3 लेवल्स होते हैं। लेवल्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या होती है ये तो हमने पढ़ लिया, आगे इसके लेवल्स या टाइप्स हैं जनाब पहला, उसको हम पढ़ेंगे। मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, जो आज अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर। जी, सूटेबल क्राइटेरिया बच्चों वो होता है जिसके अगेंस्ट आप सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है उजैर, सूटेबल क्राइटेरिया क्या है? जिसके अगेंस्ट फैसला होता है कि आया वो चीज ठीक है या नहीं है। बेंचमार्क कह लें, जैसे ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं कि आया वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है या नहीं बनी। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है उजैर? जी फिलहाल ये तो मैनेजमेंट बताएगी कि आप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं। वो लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा जनाब। जी उजैर ठीक हो गया, सूटेबल क्राइटेरिया मैंने आपको रिप्लाई कर दिया जनाब। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए बस इतना ही समझना है जिसमें आप ओपिनियन नहीं देते बच्चों। जैसे ट्रेनिंग्स हैं, बुक कीपिंग है, टैक्सेशन सर्विस है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, लोगोस को रजिस्टर करवाना, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एक प्रैक्टिशनर या ऑडिट फर्म वाले प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके जी, लेट्स मूव ऑनवर्ड। हम बात कर रहे थे बच्चों कि क्या 100% एस्पेक्ट्स के बारे में अश्योरेंस दी जा सकती है। मैं आपके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जनाब। बच्चों ये जो अश्योरेंस होती है ना, इसके 3 लेवल्स होते हैं। एक को कहते हैं रीजनेबल अश्योरेंस, एक को कहते हैं लिमिटेड अश्योरेंस, और एक होती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। और एब्सोल्यूट अश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा कि ये नहीं होती। तो फिर सिर्फ और सिर्फ कौन सी अश्योरेंस बची? रीजनेबल और लिमिटेड अश्योरेंस। कल भी मैंने कहा था सीए के कुछ मैंने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, तो आपके साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा जनाब। ठीक है, तो अब हमने पढ़ने जा रहे हैं कि क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है। जवाब मिला नहीं मुमकिन। क्या वजह है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती? ऑडिटर ऑडिट करते वक्त 100% एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता। तो बच्चों याद रख लें, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो पॉसिबल नहीं होती। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो पॉसिबल नहीं होती जनाब। डन। अच्छा अच्छा, मैं जरा इसको ठीक है जी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों पॉसिबल नहीं है, आए इसके ऊपर हम बात करते हैं। नहीं जी, मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स फिर खोल लेता हूँ जनाब। जी, स्टॉक वैल्यूएशन अश्योरेंस है, नॉन अश्योरेंस। अगर तो आपने कहा है कि हाँ हम ये आपको अश्योर करवाते हैं कि आपके एसेट की यही वैल्यू है, तो यस इट्स अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है बेटा आमना, तो दैट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर आप अश्योर कर रहे हैं कि यही वैल्यू है तो जनाब, ठीक है, तो दैट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके जी, अब अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं जनाबिला। ओके ओके डन। ले जी,
एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी इन ऑल एस्पेक्ट्स 100% एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देना मुमकिन नहीं होती। हम ऑडिट की एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, और मैं आपके साथ पहला पॉइंट बताता हूं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% एस्पेक्ट्स के बारे में ओपिनियन देना मुमकिन नहीं होती। नंबर 1 पॉइंट बच्चों, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे एरियाज देखे होंगे जो एस्टिमेटेड होते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो एस्टिमेटेड होते हैं, जो जजमेंट्स की बेस पे होते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? डेप्रिसिएशन, शाबाश, डेप्रिसिएशन है बच्चों, ठीक है। और प्रोविजंस, बैड डेट्स, ठीक है। गुड, गुड, जबरदस्त बच्चों। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो हम बेसिकली रिवैल्यूएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन, क्या मैनेजमेंट खुद 100% श्योर है कि बिल्कुल ठीक है, या ये अंदाजा है? क्या आप 100% इस चीज पर श्योर करवा सकते हैं कि यस ये बिल्कुल ठीक है? तो याद रख ले बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे एरियाज इन्वॉल्व ऐसे हैं जो जजमेंटल हैं, जो एस्टिमेशंस हैं, जो इसके बारे में तो मैनेजमेंट खुद भी श्योर नहीं है। तो हम उन चीजों के बारे में तो 100% गारंटी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। पहला पॉइंट समझ आ गया बच्चों? पहला पॉइंट समझ आ गया बच्चों? रिप्लाई कर दिया करें ना बच्चों, शाबाश, ताकि मुझे लगे ना कि आप लोग साथ हैं मेरे। ठीक हो गया जी? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। पहले तो ये बताएं, अगर आपने थोड़ा सा सी लॉ पढ़ा हुआ है, ऑडिट करने में जब साल के एंड पे हम ऑडिट करने जाते हैं तो कितना टाइम होता है हमारे पास? आपने पता पढ़ा होगा कि ईयर एंड से लेके एजीएम 4 महीने के अंदर अंदर हो जाती है, तो कितना टाइम होता है हमारे पास? जी बच्चों, 2 माह, 3 माह, बस। क्या बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको पता है मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है? तो बोलो बच्चों, बड़ी बड़ी कंपनीज की मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ना जी। तो क्या 2, 3, 2.5 महीने के अंदर, सही है, 2, 3, 2.5 महीने के अंदर 100% ट्रांजेक्शन को देखना मुमकिन है? जी बच्चों, मुमकिन नहीं है। तो 100% जब चीजों को नहीं देख सकते तो आप 100% अश्योर करवा सकते हैं किसी को? बिल्कुल नहीं करवा सकते बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता हूँ एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। ये जो हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ना बच्चों, सैंपल बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे नहीं, तो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं, तो हम सैम्पलिंग यूज करते हैं। तो बच्चों, जब आप सैम्पलिंग यूज करते हैं तो आप जब चीजों को 100% देख ही नहीं रहे, तो आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकते ना। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसीजर। बच्चों, क्या ऑडिटर अगर मैनेजमेंट से पूछता है और उसको लगता है कि मैनेजमेंट सही बता रही है कि नहीं, क्या ऑडिटर फिर उसको मार सकता है कि नहीं? सच बताओ, क्या ऑडिटर तशद्दुद कर सकता है? जी बच्चों, नहीं कर सकता। वो कोई पुलिस थोड़ी है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी है। वो तो पूछेगा, उसको बस इंफॉर्मेशन जिस हद तक मिलेगी उसकी बेस पे वो ओपिनियन दे देगा। तो ऑडिटर, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती बच्चों। तो इसलिए उसके अंदर कोई ऐसे प्रोसीजर्स नहीं होते जिसके अंदर आप बहुत डेप्थ में चले जाए। ठीक हो गया बच्चों? सेकंड बुलेट भी समझ आ गया? जी बच्चों, रिप्लाई कर देंगे तो मुझे खुशी होगी जनाब। ओके, गुड हो गया, गुड हो गया। थर्ड पॉइंट, evidences are persuasive in nature rather than conclusive. Evidences are persuasive in nature rather than conclusive. बच्चों, आपने बिल्डिंग के ओनरशिप डॉक्यूमेंट देखे कंपनी से, अब मुझे बताएं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट उन्होंने ओरिजिनल दिखाया, ओरिजिनल भी फेक बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? और ओरिजिनल भी डुप्लीकेट बन जाते हैं कि नहीं? तो बस ऑडिटर इस हद तक देखेगा ना, ऑडिटर इसकी जांच में नहीं पड़ जाएगा कि अच्छा मैं पटवारी से पूछूंगा, मैं इसके ओरिजिनल ओनर से पूछूंगा। तो इसका मतलब यह है कि जो एविडेंसेस है ना, ये एविडेंसेस हैं, ये एक परसुएसिव होते हैं, कन्विंसिंग, कंक्लूसिव होते हैं कि आप नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो एविडेंसेस परसुएसिव होते हैं जिसके बाद हम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, 100% अश्योर। अगर एक नहीं करवा सकते, एक बच्चा रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है,
ठीक है, बड़ा अच्छा है, तो हम उसको देख के कह सकते हैं हाँ ये पास हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि ये 100% पास हो जाएगा। ओके बच्चों, तो एविडेंसेस आर परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ये बात समझ आ गई जी बच्चों? गुड हो गया जी। उसके बाद चौथा पॉइंट है जनाब, जिसमें मैंने क्या कहा, यूज ऑफ टेस्टिंग, अदर मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मुराद है एरिया। ठीक है, तो हम टेस्टिंग करते हैं, सैंपल बेसिस पे काम करते हैं। फिर उसके बाद एक बुलेट है बच्चों, कंप्लीशन प्रॉब्लम, सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम। ठीक है, इस चीज को पकड़ना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती कंप्लीशन प्रॉब्लम बच्चों। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दी जा सकती। कंप्लीशन प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होता है। सेल्स, कंपनी की सेल्स की ट्रांजैक्शन थी 100। क्या बोला बच्चों? कंपनी की सेल्स की ट्रांजैक्शन कितनी थी? 100। कितनी ट्रांजैक्शन थी बच्चों? लिखे चैट बॉक्स में 100, शाबाश। और कंपनी की मैनेजमेंट ने 90 रिकॉर्ड की है, 10 रिकॉर्ड ही नहीं की। कौन सा बेटा? 100 ट्रांजैक्शन, ठीक है। कितनी रिकॉर्ड की है मैनेजमेंट ने? 90। अब मुझे बताएं जनाब, 90 जनाब बेला, अब मुझे बताएं कि इन 10 ट्रांजैक्शन जो बुक्स में है ही नहीं, उसको ऑडिटर कैसे पकड़े? ऑडिटर तो आएगा, वो तो रिकॉर्ड चेक करेगा जनाब 90 ट्रांजैक्शंस का, और उसकी बेस पे ओपिनियन दे देगा। तो कंप्लीशन, कंप्लीशन कहते हैं कि क्या तमाम ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर ली गई हैं, और अगर मैनेजमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, तो उसको पकड़ना बच्चों बहुत मुश्किल होता है। तो कंप्लीशन इशू की वजह से भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती जी। ओके बच्चों, उन्होंने उमर कहते हैं कि जनाब से अगर उन्होंने 10 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं रखा, 10 ट्रांजैक्शन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लास में फर्ज करें 100 बच्चे हैं, सही है, ठीक है, 10 बच्चों से बाहर फीस ले ली, रजिस्टर में, अटेंडेंस रजिस्टर में 90 का नाम लिखा है और 90 की फीस आई है, 10 की ना फीस आई है ना रिकॉर्ड है। अब जो ऑडिट करने वाला आएगा वो स्टूडेंट की लिस्ट देखेगा, 90 और 90 की फीस आई है, तो वो 10 वाले फ्रॉड को तो कभी भी नहीं पकड़ सकेगा जी। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है रेहान। यस, मुश्किल होगा ना, हम क्या कह रहे हैं कि इसमें इसको बहुत मुश्किल हो जाती है, कंप्लीशन को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया ना बच्चों? अब आखिरी पॉइंट के बाद कंक्लूड करता हूं, वो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ, वो ऊपर लिखा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि हम कहते हैं ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, यहाँ लिखा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसका पता है मतलब क्या है बच्चों? कि कंपनी का अपना सिस्टम, कंपनी का, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं, जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, उनका अपना सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। जब जिस सिस्टम के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है बच्चों, वो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर आप एक थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट श्योर, बनाने वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक नहीं हो सकती। क्यों? कि जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो जाए, अगर एम्प्लॉइज आपस में मिल जाए तो फ्रॉड हो जाता है। अगर टॉप मैनेजमेंट चाहे तो फ्रॉड कर सकती है जितना मर्जी, ह्यूमन एरर समटाइम नहीं पकड़ा जाता सही, समटाइम हम कंट्रोल्स इसलिए नहीं लगाते कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, बेनिफिट कम होती है, इसलिए छोटे मोटे एरर्स, मिसस्टेटमेंट्स हो रही होती हैं। और हैपनिंग ऑफ अनयूजुअल इवेंट बच्चों, बैंक में फॉर एग्जांपल जब 2 4 5 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, तो बैंक का गार्ड कुछ नहीं कर पाता, बैंक का गार्ड तो रूटीन चेकिंग के लिए खड़ा होता है ना जनाब। तो अगर, जब हम कह रहे हैं कि कंपनी का अपना कंट्रोल सिस्टम ही परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर ये कमी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। एम्प्लॉइज 4 5 6 10 लोग रख ले, 10 के 10 मिल गए तो सिस्टम तो फ्लॉप। ठीक है, तो जब सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उस सिस्टम से बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी परफेक्ट नहीं हो सकती जनाब बिला। ठीक है, तो इसलिए ऑडिटर के लिए भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना मुमकिन नहीं होता। जमील सिर्फ बेसिक नोट्स पढ़े, अभी बुक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेसिक नोट समझ आ गए ना बच्चों, तो आपकी बुक तो खुद ही समझ आ जाएगी बच्चों।
ठीक हो गया बच्चों? यहाँ तक अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ मेरे क्लास का टाइम खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आंसर कर दूँगा जनाब आला। ठीक हो गया बच्चों? थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।